आज हम बात करने वाले हैं उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स की जिनसे हमारी पूरी दुनिया बनी है। सोचिए, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है उसके अंदर के सर्किट से लेकर जो बड़ी बड़ी इमारतें हम देखते हैं उनके ढांचे तक, हर जगह इनकी कहानी छिपी है। और ये कहानी है विज्ञान की, इंडस्ट्री की और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की। तो चलिए एक सवाल से ही शुरुआत करते हैं। जरा सोचकर देखिए, एक बहुत बड़ी गगनचुंबी इमारत, हाथ में रखा हुआ वो स्लीक सा स्मार्टफोन और किचन में रखी वो मामूली सी एल्यूमिनियम फॉइल। इन तीनों में भला क्या एक जैसा हो सकता है? कोई कनेक्शन है? तो इसका जवाब छिपा है मेटल्स और नॉन मेटल्स की अनोखी दुनिया में। जी हाँ, ये सभी चीजें मुमकिन हो पाई हैं इन्हीं की कमाल की प्रॉपर्टीज की वजह से। तो आज हम इन्हीं एलिमेंट्स के बीच का जो फर्क है उसे समझने की कोशिश करेंगे, वो फर्क जो हमारी मॉडर्न दुनिया को शेप देता है। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि इन एलिमेंट्स को मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन दो बड़े ग्रुप्स में आखिर बांटा ही क्यों गया है? मतलब इनके बीच ऐसा क्या बेसिक डिफरेंस है जो इन्हें एक दूसरे से इतना अलग बना देता है? चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, सारा का सारा खेल है इलेक्ट्रॉन्स का। मेटल्स आप कह सकते हैं कि स्वभाव से काफी दानी होते हैं। ये बहुत आसानी से अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को छोड़कर एक पॉजिटिव आयन बना लेते हैं जिसे हम कैटायन कहते हैं। और दूसरी तरफ है नॉन मेटल्स। ये इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करते हैं और बन जाते हैं नेगेटिव आयन यानी एनायन। और बस यही छोटा सा फर्क, यही लेन देन इनके पूरे केमिकल बिहेवियर की बुनियाद है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स देने और लेने की आदत है ना, ये सिर्फ कागज पर नहीं है। इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि ये एलिमेंट्स असल दुनिया में दिखते कैसे हैं, महसूस कैसे होते हैं। तो चलिए अब जरा इनके फिजिकल गुणों यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज पर एक नजर डालते हैं। यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ नजर आता है। देखिए, मेटल्स आमतौर पर शाइनी, चमकदार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। वो लचीले भी होते हैं, मतलब उन्हें पीट कर चादरें बना सकते हैं, खींचकर तार बना सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके एटम्स एक दूसरे पर आसानी से फिसल सकते हैं। और हाँ, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स उन्हें बिजली और गर्मी का बेहतरीन कंडक्टर भी बनाते हैं। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स ठीक इसके उल्टे हैं। ज्यादातर डल, बिना चमक वाले, ब्रिटल यानी आसानी से टूटने वाले और बुरे कंडक्टर, क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स कसकर बंधे होते हैं। और हम इंसानों ने इन्हीं प्रॉपर्टीज का क्या खूब इस्तेमाल किया है ना। सोने की जो चमक है वही तो उसे गहनों के लिए इतना कीमती बनाती है। एल्यूमिनियम की जो मेलिएबिलिटी है यानी चादरों में बदलने की खूबी, उसी से हमें पतली फॉइल मिलती है। कॉपर की डक्टिलिटी मतलब तार में खींचने की क्षमता उसे बिजली के तारों के लिए परफेक्ट बनाती है। और एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी की वजह से ही तो वो खाना पकाने के बर्तनों के लिए इतना अच्छा है। अच्छा, तो ये तो हो गई बात कि मेटल्स दिखते कैसे हैं, पर उनका असली कैरेक्टर, असली पर्सनालिटी तो तब सामने आती है जब वो दूसरे एलिमेंट्स से मिलते हैं। तो सवाल ये है कि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं। चलिए अब इनके केमिकल बिहेवियर को समझते हैं। मेटल्स के सबसे कॉमन रिएक्शंस में से एक है ऑक्सीजन के साथ यानी हवा के साथ। जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है। जैसे मैग्नीशियम को हवा में जलाएं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और यही प्रोसेस जब धीरे धीरे होता है तो लोहे में जंग लग जाती है। और एक बात और, आमतौर पर ये ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर, एसिड के साथ। जब कोई मेटल किसी डाइल्यूट एसिड, मान लीजिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है एक सॉल्ट और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। जैसा कि यहाँ दिख रहा है, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर जिंक क्लोराइड सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात है, सारे मेटल्स एक जैसा रिएक्ट नहीं करते। कुछ मेटल्स जैसे पोटेशियम और सोडियम इतने रिएक्टिव हैं कि पानी के साथ भी जोरदार धमाके जैसा रिएक्शन कर सकते हैं। वहीं सोना जैसा मेटल है जो बेचारा किसी से रिएक्ट ही नहीं करना चाहता। तो ऐसा क्यों है? ये सब कुछ डिपेंड करता है उनकी रिएक्टिविटी पर। तो इसी अलग अलग बिहेवियर को समझने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। इसे आप मेटल्स की एक पावर रैंकिंग समझ सकते हैं। लिस्ट में सबसे ऊपर हैं पोटेशियम जैसे सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स, और जैसे जैसे नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है। और सबसे नीचे बैठा है सोना जो सबसे कम रिएक्टिव है। ये सीरीज बहुत काम की है। इससे हमें ये अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है कि किसी केमिकल रिएक्शन में कौन सा मेटल दूसरे मेटल को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा।
तो सवाल ये है कि ये मेटल्स आते कहाँ से हैं? क्या पेड़ों पर उगते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनकी कहानी शुरू होती है जमीन के बहुत नीचे, पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर। नेचर में मेटल्स हमें दो तरीकों से मिलते हैं और इसका सीधा कनेक्शन इनकी रिएक्टिविटी से है। जो मेटल्स बहुत कम रिएक्टिव हैं, जैसे सोना, चांदी, वो किसी से जल्दी रिएक्ट नहीं करते, इसलिए वो हमें अपने प्योर फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर मेटल्स जैसे लोहा और एल्यूमिनियम काफी रिएक्टिव होते हैं, तो वो हमें कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, यानी दूसरे एलिमेंट्स के साथ जुड़े हुए, जिन्हें हम ओर्स या अयस्क कहते हैं। अब इन ओर से प्योर मेटल निकालने का जो प्रोसेस है उसे कहते हैं एक्सट्रैक्शन, और इसके मोटे तौर पे 4 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला है कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें अयस्क से मिट्टी, पत्थर जैसी फालतू चीजें हटाई जाती हैं। इसके बाद आता है कन्वर्जन, जिसमें अयस्क को गर्म करके उसके ऑक्साइड में बदला जाता है, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल निकालना आसान होता है। तीसरा स्टेप है रिडक्शन, इसमें ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाकर हमें मेटल मिल जाता है। और आखिर में होता है रिफाइनिंग, जिसमें मिले हुए मेटल को और ज्यादा प्योर किया जाता है। तो एक बार जब हमें प्योर मेटल मिल गया तो क्या कहानी खत्म हो गई? नहीं। अब असली चैलेंज ये है कि इसकी प्रॉपर्टीज को और बेहतर कैसे बनाया जाए, और साथ ही इसे नेचर के अटैक यानी कोरोजन से कैसे बचाया जाए। कोरोजन या संक्षारण वो प्रोसेस है जिससे मेटल्स धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं जब वो हवा और नमी के संपर्क में आते हैं। इसका सबसे जाना पहचाना एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। पता है, एक तरह से ये मेटल की अपनी ओरिजिनल ओर वाली स्टेट में वापस जाने की कोशिश है, क्योंकि वही उसकी सबसे स्टेबल स्टेट होती है। अच्छी बात यह है कि हमारे पास कोरोजन से लड़ने के कई तरीके हैं। हम पेंटिंग कर सकते हैं, मतलब एक प्रोटेक्टिव लेयर चढ़ा सकते हैं, ऑयलिंग या ग्रीसिंग कर सकते हैं ताकि नमी दूर रहे। एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, जिसमें लोहे पर जिंक की कोटिंग की जाती है, जो लोहे को बचाने के लिए खुद कुर्बान हो जाती है। और सबसे असरदार तरीकों में से एक है अलॉय बनाना, यानी मेटल्स को आपस में मिला देना। तो ये अलॉय या मिश्र धातु आखिर है क्या चीज? इसे ऐसे समझिए कि ये मेटल्स की एक सुपर टीम है। ये दो या दो से ज्यादा मेटल्स या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल का एक होमोजीनियस मिक्सचर है। और इसका मकसद सिर्फ एक है, एक ऐसा नया मटेरियल बनाना जिसकी प्रॉपर्टीज अपने ओरिजिनल मेटल से कहीं बेहतर हों, मतलब ज्यादा मजबूत, ज्यादा कठोर या फिर जंग को बेहतर झेलने वाला। चलिए कुछ फेमस एग्जाम्पल्स देखते हैं। ब्रास यानी पीतल, जो कॉपर और जिंक से बनता है, ये कॉपर से ज्यादा मजबूत होता है और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में इस्तेमाल होता है। फिर है ब्रॉन्ज यानी कांसा, ये कॉपर और टिन का मिक्सचर है। हजारों सालों से मूर्तियां और मेडल्स बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये करोजन को अच्छे से रोकता है। और फिर आता है स्टील, जो लोहा और कार्बन का एक इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट अलॉय है। ये प्योर लोहे से कहीं ज्यादा मजबूती देता है और इसी की वजह से आज का मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मुमकिन है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की ये कहानी सिर्फ केमिस्ट्री की किताब की कहानी नहीं है। ये कहानी है इंसानी दिमाग की, हमारी सरलता की। चट्टानों में छिपे एलिमेंट्स से लेकर हमारे चारों ओर मौजूद एडवांस टेक्नोलॉजी तक हमने सीखा है कि इनके गुणों को कैसे समझें और अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उन्हें कैसे बदलें। तो आज की ये चर्चा खत्म करते हुए ये सवाल सोचना तो बनता है कि जैसे जैसे हम नैनो मटेरियल्स और स्मार्ट अलॉयज बना रहे हैं, क्या हम इस सदियों पुरानी कहानी का एक नया और भी ज्यादा रोमांचक चैप्टर लिख रहे हैं?